हरिद्वार में इंडियन एआई समिट एआई फेथ एंड फ्यूचर का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। धामी सरकार की बेहतरीन व्यवस्था और सुरक्षित जो इंतजाम थे, उन्होंने कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने में अहम भूमिका निभाई। पुलिस प्रशासन पूरी चौकसी के साथ अलर्ट मोड पर है। बता दें कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हुए इस आयोजन से प्रदेश की विकासशील छवि और भी मजबूत हुई। आधुनिक विज्ञान आधारित है। भाइयों बहनों, आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ एआई भी व्यापक रूप से हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। अभी आप सब लोगों ने हमारे बड़े सभी विद्वान सभी यहाँ पर वक्ताओं के वक्तव्य यहाँ पर सुने हैं। एआई तकनीक न केवल हमारे दैनिक जीवन को आसान बना रही है, बल्कि उद्योग में, चिकित्सा में, शिक्षा, कृषि और अनेक क्षेत्रों में नवाचार की प्रगति का भी प्रमुख कारक बन रही है। यदि हम एआई की शक्ति का सही दिशा में और सही प्रकार से उपयोग करें तो ये अनेकों क्षेत्रों में सुधार लाकर करोड़ों करोड़ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी सहायता से हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जिसमें सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में और आसानी होगी और आसानी से हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। चिकित्सा क्षेत्र में एआई का उपयोग करके हम रोगों को शीघ्र और सटीक निदान कर सकते हैं, जिससे लोगों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एआई का उपयोग करके शिक्षण कार्य को और अधिक इंटरेक्टिव और प्रभावी बना सकता है। कृषि में एक एआई का उपयोग करके हम फसल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझ सकते हैं और किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य को साकार कर सकते हैं। हमारे राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, संसाधनों की रक्षा के लिए भी एआई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एआई आधारित निगरानी प्रणालियां वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में, वन संरक्षण, जल संसाधनों के संवर्धन और संरक्षण की सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इससे हम पर्यावरण को, इकोलॉजी और इकोलॉजी के बैलेंस को भी बनाने में सफल हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी को भली भांति मालूम है कि आज समूचा विश्व जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रहा है। चूंकि आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, तो मैं जरूर उनके समक्ष कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष हमको राज्य के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, या मैं कहूँ पूरे हिमालयन रीजन में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों, सभी स्थानों पर पहले लोग कहते थे कि अत्याधुनिक अगर कहीं निर्माण हो रहा है तो वहां पर आपदाएं आ रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितनी भी आपदाएं राज्य के अंदर घटित हुई हैं, मैं लगभग सभी स्थानों पर पहुंचा हूं और मैंने देखा है कि कहीं कोई निर्माण कार्य कुछ नहीं हुआ है। जैसे मैं अगर आपको धराली की बात करूं तो कोई ऐसा बहुत विशेष वहां पर कोई लोहा, कंक्रीट, सीमेंट का बहुत बड़ा जमावड़ा या बहुत बड़ा वहां पर कोई निर्माण कार्य हो, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से पौड़ी जनपद के भरसार क्षेत्र से आगे पैठानी के पास सैंजी गांव, जहां एक भी निर्माण नहीं है, केवल सामान्य गांव, वहां पर एक ही गांव में 22 स्थानों पर बादल फट जाता है। थराली में बादल फट जाता है, चेपड़ों में बादल फट जाता है। पौसारी गांव बिल्कुल सीमांत क्षेत्र, हमारा पिंडारी ग्लेशियर के पास का क्षेत्र, वहां भी कोई निर्माण कार्य नहीं, लेकिन वहां भी बादल फटने की एक घटना होती है और अपने साथ पूरा सैलाब लाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबल वार्मिंग जिसकी बात हम सब लोग करते आए हैं, हमारे वैज्ञानिक करते हैं, उसका असर अब यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर एआई आधारित प्रणाली होगी तो आपदाओं को हम रोक नहीं सकते, लेकिन प्रिडिक्टिव होकर यदि हमको पहले इसकी जानकारी मिल जाएगी तो जान माल की जो बड़ी क्षति होती है उस क्षति को भी हम बचा सकते हैं। और मैंने भारत सरकार से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और जो एजेंसियां हैं उनसे मैंने अनुरोध किया है कि राज्य के अंदर जो इस प्रकार के
ग्लोबल वार्मिंग के कारण से जो ये आपदाएं आ रही हैं, इनका एक आकलन भी होना चाहिए। हम राज्य के स्तर पर भी कर रहे हैं और आपके भी संज्ञान में रहेगा, तो निश्चित रूप से ये चीज़ें हमारी आगे बढ़ेंगी और इस पर हमने इन सभी का बहुत सामना किया है। आज जब बारिश होनी चाहिए, बारिश नहीं हो रही है। आज मेरे मन में बहुत तीव्र इच्छा थी और चिन्मय जी ने मुझे 2 दिन पहले ही बताया कि आदरणीय अध्यक्ष जी का आज यहाँ पर आगमन होना है, तो मेरे को बहुत इच्छा थी कि प्रातःकाल से मैं सारे काम करके मैं आपके आने से पहले यहाँ पहुँच जाऊँ। लेकिन आज दुर्भाग्य से आज भी देहरादून में पूरी रात भर 1 मिनट भी न रुकने वाली भारी तेज बारिश हुई है, जिसके कारण से कम 20 स्थानों पर आज भी सारे मार्ग हमारे अवरुद्ध हो गए हैं। कई जगह पर लैंडस्लाइड हो गई है, कई जगह पर जो है पुल जो है हमारे इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। तो भाइयों बहनों, इस सब हमको आपदाओं का सामना भी इस बार करना पड़ रहा है। और जिस समय बारिश होती है उस समय बारिश नहीं होती है, जब सर्दी पड़नी चाहिए जब सर्दी नहीं पड़ती है। और इस बार हमने उत्तराखंड में पूरे इस मानसून के समय में मुझे लगता है कि इस बार गर्मी ही हम लोगों ने उसका एहसास ही नहीं करा, क्योंकि बारिश ही लगातार होती रही है। और पिछले वर्ष आप देखेंगे तो ये एक भयंकर गर्मी का हम लोगों ने सामना करना पड़ा, जितना कभी नहीं किया था। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एआई तकनीकों को बढ़ावा दिया जाने के लिए विश्व स्तर पर आज भारत की एक विशिष्ट छवि बनी है, विशिष्ट स्थान बना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अब समूचा विश्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भारत की नेतृत्व क्षमता है, उस क्षमता को भी स्वीकार कर रहा है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारतवर्ष में 2026 में वैश्विक एआई एक्शन समिट की मेजबानी भी करने जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम, दक्षिणी कोरिया और फ्रांस के बाद एआई सुरक्षा पर केंद्रित वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला भारत दुनिया का 4था देश होगा। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया एआई मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य एआई और उससे संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए एक उचित वातावरण तैयार करना है। इसके साथ ही सूचना मंत्रालय द्वारा एआई के प्रचार प्रसार और उपयोग की गति को और देने के लिए कई कार्यक्रमों का संचालन भी किया जा रहा है। आज देश में डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार उत्तराखंड में भी विज्ञान और तकनीकी नवाचार को बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हम प्रदेश में टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस, शोध और विकास, नई प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के अनुरूप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही हम प्रदेश में साइंटिफिक रिसर्च और लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए साइंस बेस्ड नॉलेज इकोनॉमी को भी मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां हम आज प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक साइंस और इनोवेशन सेंटर, लैब्स ऑन व्हील, जीएसआई डैशबोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर, स्टेम लैब्स के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। देहरादून में हमारा साइंस सिटी का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं एआई, रोबोटिक, ड्रोन, सेमीकंडक्टर और प्री इंक्यूबेशन लैब की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण नवाचारों को बढ़ावा दे रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा तकनीकी और नवाचार के उपयोग से सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। हमने राज्य में सीएम हेल्पलाइन 1905 सहित विभिन्न जन कल्याणकारी सेवाओं में एआई तकनीक का उपयोग प्रारंभ कर दिया है। इतना ही नहीं, हम कृषि के क्षेत्र में भी किसानों को तकनीक से जोड़ने हेतु राज्य में स्मार्ट एग्रीकल्चर तकनीकी को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके माध्यम से राज्य में तकनीकी और सेंसर आधारित खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिल रही है। यही नहीं, हम हिमालय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन पर शोध के लिए डाटा एनालिटिक्स और सैटेलाइट इमेजरी का भी उपयोग कर रहे हैं। हमारी सरकार का प्रयास है कि केंद्र सरकार के संस्थानों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए प्रदेश में एआई के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए। इसके लिए जरूरी है हम एक ऐसा मंच तैयार करें जहां प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों से विशेषज्ञ आए, अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करते हुए पारस्परिक सहयोग द्वारा एक मजबूत एवं
प्रभावी तंत्र विकसित कर सकें। भाइयों बहनों, आज विश्व भर में एआई तकनीक का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में नई नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है, लेकिन इसके साथ ही हमें इसके दुष्प्रभाव और इससे पारंपरिक रोजगार पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर भी सजग रहना होगा। मेरा पर्सनली मानना है कि हमें इसे एक खतरे के रूप में नहीं बल्कि एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। हमें साइबर सुरक्षा, गलत सूचना, डीप फेक से जुड़ी चिंताओं को भी दूर करना चाहिए। हम अपने युवाओं को एआई फ्रेंडली हमें उनको बनाना होगा, क्योंकि जो इस तकनीक के साथ कदम मिलाकर चलेंगे वही बदलते दौर में आगे आ पाएंगे। इसलिए आवश्यक है हम अपने शिक्षा और प्रशिक्षण से इस ढांचे को इस प्रकार से तैयार करें जिससे हमारे युवा एआई का उपयोग ही न करें बल्कि उसके विकास में भी अपनी भूमिका निभा सकें। मेरा मानना है कि आज एआई और आध्यात्मिकता के समन्वय पर आयोजित इस सम्मेलन में जो गंभीर चिंतन मनन होगा वो संपूर्ण विश्व को नैतिक, वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण से एक नए उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करेगा। मुझे पूरा विश्वास है इस सम्मेलन तकनीक और अध्यात्म के बीच एक सेतु बनकर समाज के सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संपूर्ण विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में सहायक सिद्ध होगा। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का फिर से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आयोजकों का, चिन्मया जी का और सभी विद्वज्जनों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। तो ऐसे में आप देखिए एआई और भविष्य पर हरिद्वार में चर्चा हुई है। एआई तकनीक से जो बढ़ावा है, हर चीज में बढ़ावा मिलेगा। एआई और भविष्य पर हरिद्वार में चर्चा हुई है। फेथ और फ्यूचर पर सीएम धामी का फोकस है। तो इसी कार्यक्रम में ओम बिरला जी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। आज उनका जन्मदिन भी है, वो यशस्वी हो और इसी तरीके से इस देवभूमि की प्रतिष्ठा को देश और विश्व में पहुंचाने का काम करें। मुझे खुशी है कि आज जिस विषय पर यह चर्चा हो रही है वह अपने आप में अद्भुत है और ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि मैं धन्यवाद दूंगा कि आज हम सब जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, ये विषय शायद विश्व में पहली बार आयोजित हो रहा होगा, फेथ एंड फ्यूचर का विषय। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अपने आप में अद्भुत है, जहां पर सबसे दुनिया की नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई और एआई के साथ आध्यात्मिक मूल्यों के साथ एआई का समावेशन किस तरीके से हम दुनिया के अंदर अगर भारत की संस्कृति, ज्ञान, परंपरा को अगर दुनिया में पहुंचा सकते हैं तो उसमें एआई का महत्वपूर्ण उपयोग है। भारत धरती तपोक धरती है। ये धरती साधु संतों की तप तपस्या ज्ञान की धरती है। इस धरती पर वेद विज्ञान से लेकर भगवत गीता से लेकर रामायण तक जो जीवन को परिवर्तन करने का काम करती है, व्यक्तियों को चुनौतियों से लड़ने का साहस पैदा करती है, एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है, एक कर्म के साथ व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में कैसे जीवन जी सकता है उसका ज्ञान देती है। और ये हरिद्वार की धरती तो ध्यान योग की धरती जो दुनिया में आज एक नया संदेश पहुंचा रहा है। और इसीलिए ध्यान योग की इस धरती के अंदर हमें आने वाले समय के अंदर अगर दुनिया तक भारत की संस्कृति, ज्ञान, तपस्या
विद्वानों की परंपरा, उनका दिया गया ज्ञान अगर पहुंचाना है तो एआई के अलावा कोई उपयोग नहीं है। और इसीलिए एआई का उपयोग करते हुए हम किस तरीके से नैतिक चीजों को समाज में पहुंचा सकते हैं, इसका अगर सबसे बड़ा उपयोग आज की तारीख में दुनिया में है तो वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है। अगर हम कहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से अगर हम आध्यात्मिक धर्म संस्कृति को दूर पहुंचाएंगे तो हमारी धर्म संस्कृति, आध्यात्मिक ज्ञान, हमारा वैदिक, हमारा योग संस्कृति कैसे पहुंचेंगे। मैं चिन्मय पांडे जी को कहना चाहता हूं, कितना विजन है उनका विजन अद्भुत है। और इस अद्भुत विजन के कारण ही उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें देश और दुनिया के लोग आए हैं। और देश दुनिया के अंदर आप देखते होंगे कि जब भी मन शांति, तन शांति, जीवन शांति के लिए आते हैं तो गंगा किनारे हरिद्वार की धरती पर आते हैं और वो संदेश फिर दुनिया में पहुंचाते हैं। इसलिए जब व्यक्ति के मानव जीवन के अंदर एआई का तेजी से प्रभाव बढ़ रहा है, हम इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि भारत ने हमेशा विज्ञान आध्यात्मिक को जोड़कर हमारी संस्कृति को दिया है। हम विज्ञान को और धर्म आध्यात्मिक को हमने कभी अलग नहीं किया। विज्ञान और धर्म आध्यात्मिक हम एक साथ लेकर चले हैं और इसीलिए एआई के बढ़ते प्रभाव के समय हमें इसको आध्यात्मिक ज्ञान के सहायक के रूप में लेना चाहिए, ताकि समाज जीवन के अंदर एक अच्छी ज्ञान परंपरा जाए, अच्छी धर्म संस्कृति की परंपरा जाए, वैदिक ज्ञान जाए, हमारे साधु संतों की जो उस समय की उन्होंने जो आज के वर्तमान में रिसर्च कहते उस समय उनका अध्ययन वो जाए, और किस समय कैसे वर्षों पुराना उन्होंने जो ज्ञान दिया था, जो संदेश दिया था, आज लगता है यथार्थ है। आज लगता है कि कितनी अद्भुत उनकी शक्ति होगी कि उस शक्ति के ज्ञान का लगता है कि आज वर्तमान में अगर हम भगवान राम के जीवन को जीने की, रामायण को पढ़े तो मैं लगे आदर्श जीवन इससे अच्छा नहीं हो सकता। भगवत गीता को पढ़े तो कर्म का ज्ञान, वेद विज्ञान उपनिषद को पढ़े तो हमें लगता है कि आज जीवन में यही सत्यार्थ है। और इसको अगर हमें नैतिकता से और मानवता की समानता से पहुंचाना है तो हमें एआई का निश्चित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है। और इसीलिए ये सही कहा, ये चुनौती जरूर है, लेकिन चुनौतियों के अंदर ही समाधान है और चुनौतियों के अंदर ही संभावना है।